नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। आज अपने 49 डे चैलेंज का डे 13 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार क्लास। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और बोर्ड एग्जाम 2025 में उनके भी अच्छे अंक आ सके। अब ये अपनी जो क्लास रहेगी वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में जुड़े रहना है। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम 6 फिल इन द ब्लैंक्स और 12 1 मार्क्स क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी एपी में पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे क्या कहेंगे। यानी अपने पास कोई एपी है जिसके अंदर जो पद है वो फिक्स है। जैसे मैं यहां पर एक एपी लिखता हूं जो किस प्रकार है, वो है 3, 5, 7, 9 और 11। यानी ये 11 पर जाकर खत्म हो रही है, 11 के आगे कोई भी पद नहीं है। तो इसके अंदर पदों की संख्या वो निश्चित है कि इसके अंदर कितने पद हैं, 5 है। तो इस एपी को हम क्या कहेंगे, तो ये जो एपी है वो अपने पास निश्चित है। ये एपी कैसी है, निश्चित है, क्योंकि इसके अंदर पदों की संख्या कैसी है, फिक्स है। तो वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे निश्चित समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर कोई एपी ऐसी हो जिसके अंदर पदों की संख्या फिक्स नहीं है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और ये एपी इसके आगे भी चलती जा रही है, तो इसको हम अनिश्चित एपी कहेंगे। यानी ये जो समांतर श्रेणी है वो अनिश्चित है, क्योंकि इसके अंदर आगे कितने पद आएंगे इसके में कोई जानकारी नहीं है। तो ये अपने पास अनिश्चित समांतर श्रेणी हो जाएगी। और एपी कब बनती है, जब दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान रहता है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी सब जगह ये जो अंतर है, जिसे हम सार अंतर कहते हैं, वो बराबर आ रहा है। यानी ये अपने पास एक एपी हो जाएगी। इसका जो पहला लेटर है, पहला एलिमेंट है, वो प्रथम पद कहलाता है। जो बीच में गैप आता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। अगर ये एपी लास्ट में जाकर कहीं पर खत्म होती है तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है ये अपने पास अंतिम पद कहलाएगा, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको एपी के बारे में पता होनी चाहिए। अगला सवाल, बिंदु 5,0 तथा 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में अंत विभाजित करता हो तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। यानी अपने पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 5,0 और एक बिंदु है 0,4। अगर इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है वो अंत विभाजित कर रहा है, वो बिंदु है P, और वो उसे 2:3 में अंत विभाजित कर रहा है। अंत विभाजित मतलब उस रेखाखंड को बीच में से काटता है। तो उस P के हमें निर्देशांक चाहिए। अब जब भी हमें कोई कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो वहां पर पहले तो हमें देखना पड़ता है कि जो लाइन है उस लाइन के साइड वाले पॉइंट है उनको हम क्या नाम दें। तो जो साइड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे x1 y1 x2 y2। अगर आप ये चीज समझ गए मतलब आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं कि साइड वाले जो पॉइंट हैं उनको x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से डिनोट करेंगे। जो अपने पास अनुपात यहां पर है उसको हम m1 अनुपात m2 लिखेंगे, और जो कोऑर्डिनेट हम ज्ञात करना चाहते हैं उनको x और y से डिनोट करेंगे। तो आपको आज के बाद में याद रखना है कि कोई भी रेखाखंड है उसके साइड वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको हम x1 y1 x2 y2 से डिनोट करेंगे, और बीच में जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जो भी अपने पास निर्देशांक होगा, जो भी पॉइंट होगा, उसके हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y। यहां से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये अपने पास सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, यानी अंत विभाजन का सूत्र कहलाता है। अपने जो क्लास 10 की मैथ के जो पूरे वीडियो लेक्चर हैं उसके अंदर हमने जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको डिराइव किया था, उसको व्युत्पन्न किया था। तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं और वहां पर उस सेक्शन फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस सेक्शन फॉर्मूले को हमने व्युत्पन्न भी किया था कि फॉर्मूला किस प्रकार से आता है,
इसको हमने विस्तारित रूप से पढ़ा था वहां पर। तो अब वहां जा सकते हैं और इस फॉर्मूले का जो निर्माण है उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्ट केवल वैल्यू पुट करने का काम करेंगे। P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो m1 की जगह आ जाएगा 2, x2 की जगह आ जाएगा 0 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 3, x1 की जगह आ जाएगा 5 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 15 बटे में 5 काटा तो आ गया 3। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 बाई 2, m1 की जगह आ जाएगा 2, y2 की जगह आ जाएगा 4 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 3 और y1 की जगह आ जाएगा 0 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो ये आ गया 2 इंटू 4 8 बटे में 5, यानी जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 8 बटे 5, ये आ जाएंगे अपने पास 3, 8 बटे 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पर हमें वैल्यू लिखनी है tan स्क्वायर 60, यानी tan 60 की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। अगर हम tan 60 की वैल्यू की बात करें तो वो होती है अपने पास √3। अगर हम बात करें साइन 45 की वैल्यू तो वो अपने पास होती है 1/√2, यानी ये अगर मान यहाँ पर हम रखते हैं तो ये बनता है √3 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो tan 60 का मान √3 उसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/2। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7/2, यानी इसका मान आ गया 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली जगह के आयताकार समतल फलक होते हैं, यानी यहाँ पर उस 3D डायग्राम के बारे में पूछा है, उस 3D शेप के बारे में पूछा गया है कि जिसके आयताकार समतल फलक होते हैं। अगर हम फलकों की बात करें तो फलक हम किसके अंदर पढ़ते हैं, घन के अंदर और घनाभ के अंदर। तो उसके अंदर से कौन सा ऐसा 3D शेप है जिसके आयताकार समतल फलक होते हैं। अगर हम घन की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो उसका अगर हम कोई भी फलक लेंगे तो उसके अंदर लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई कोई दो माप होगी और वो दोनों आपस में बराबर है और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, यानी वहां पर तो चारों भुजाएं हमें बराबर मिलेगी। और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वहां पर अपने पास वर्ग होता है या फिर समचतुर्भुज होता है। अब घन होता है उसमें प्रत्येक जो कोण है वो भी 90 डिग्री का ही बनेगा, तो वो अपने पास जो फलक है वो वर्गाकार है, यानी जो घन है उसका जो फलक है वो वर्ग के आकार का होता है। हमने इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हल किए हैं। यहां पर बोला है कि आयताकार समतल फलक होता है, यानी उसके अंदर लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई ये आपस में बराबर नहीं होगी, उसके अंदर ये जो दोनों माप हैं वो अलग अलग होगी, तब जाके वहां पर आयत का निर्माण होता है। तो ऐसा कौन सा 3D शेप होता है जिसके अंदर ये तीनों जो माप हैं वो अलग अलग होती है, तो वहां पर हम लेते हैं घनाभ, यानी ये जिस 3D शेप की बात कर रहे हैं वो अपने पास हो जाएगा घनाभ। क्योंकि इसका हम कोई भी फलक देखेंगे तो उसके अंदर दो माप तो होगी, या तो लंबाई चौड़ाई होगी या फिर लंबाई ऊंचाई होगी या फिर चौड़ाई ऊंचाई होगी। तो उसके अंदर वो दोनों माप हैं वो अगर बराबर हैं, वो दोनों माप कैसी हैं, बराबर हैं। अगर सभी फलकों के अंदर वो दोनों माप बराबर हो जाएगी तब तो वो घन बन जाएगा। और घन और घनाभ में फर्क ही ये होता है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ की जो भुजाएं हैं वो सभी बराबर नहीं होती। तो अगर दो भुजाएं बराबर भी होगी तो तीसरी भुजा तो अलग होगी। तो सभी फलकों के अंदर जो फलक है वो आयताकार होंगे। अगर कोई फलक ऐसा है जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आ रही है और हमने शेप ऐसा लिया है कि उसके अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो हो सकता है कि वो वाला जो फलक है वो अपने पास वर्ग के आकार का आ जाए, लेकिन जो बाकी फलक होंगे वो अपने पास आयताकार होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो घनाभ है उसके अंदर जितने भी फलक हैं उनको हम आयताकार समझेंगे। क्या समझेंगे, आयताकार। इसकी जगह अगर वर्गाकार लिखा हुआ आ जाए तब हम कहेंगे कि वो जो 3D शेप है वो घन है। वो 3D शेप क्या है, घन है, ये समझ लेना है। अगला क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 18.50 है तथा सिग्मा f
वो 20 है, तो सिग्मा एफ एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी माध्य दे रखा है, समांतर माध्य यानी एक्स बार, वो है अपने पास 18.50। सिग्मा एफ आई यानी बारंबारताओं का योग, जिसे हम प्रेक्षणों का योग भी कहते हैं, कि जितने प्रेक्षण हैं उन सभी का जो योग है वो अपने पास सिग्मा एफ आई होता है, बारंबारताओं का योग है। सिग्मा एफ आई एक्स आई पूछा है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पूछी है। अगर हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की बात करें तो वहां पर हम यही फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। एक्स बार का मान भी दिया हुआ है, यह है 18.50। सिग्मा एफ एक्स निकालना है और सिग्मा एफ आई दे रखा है 20, भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये अपने पास आ जाएगा 18.50 मल्टीप्लाई बाय 20। यानी यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार, यानी 5 का भाग देना है 1850 में, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 या 15, 3 बचेगा, 5 सते 35 और 0, यानी सिग्मा एफ एक्स इसका मान कितना आएगा? 370। यहाँ पर एक्स बार दे रखा था, सिग्मा एफ आई दे रखा था, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पूछी थी, हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया, तो अपने पास सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया? 370। अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 370। अगला क्वेश्चन, माध्यक वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचय बारंबारता से अधिक या उसके समीपतया होती है। यानी जब भी हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो पहले अपने पास जो सारणी दे रखी है जिसके अंदर वर्ग अंतराल और बारंबारता है उनको लिखते हैं, फिर अगला कॉलम हम बनाते हैं जिसके अंदर बारंबारताओं का योग करके लिखते हैं और वो उसकी संचय बारंबारता होती है। फिर बारंबारताओं का योग करते हैं जिसे सिग्मा एफ आई कहते हैं, और सिग्मा एफ आई एन के बराबर ही होता है, एन और सिग्मा एफ आई दोनों एक ही हैं, तो वहां से हम एन बटे 2 की वैल्यू निकालते हैं। फिर वो एन बटे 2 की वैल्यू उसके बराबर या उससे बड़ा मान हम संचय बारंबारता में देखते हैं। किसका मान देखते हैं? सिग्मा एफ आई या फिर एन, उसका आधा यानी सिग्मा एफ आई बटे 2 या फिर एन बटे 2, उसके बराबर मान कहां पर देखते हैं? जो संचय बारंबारता में है वहां पर, या अगर उसके बराबर नहीं है तो उससे बड़ा मान देखते हैं। तो यहां पर वही पूछा है कि माध्यक वर्ग क्या है? कि जिसकी संचय बारंबारता से अधिक या समप्तया होती है। किससे अधिक? किससे अधिक यानी n बटे 2 से अधिक, n बटे 2 यानी सिग्मा एफ आई बटे 2, या तो उससे अधिक होगी या फिर उसके पास होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई बटे 2, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं n बटा 2। तो जहां पर n बटे 2 के बराबर या उससे बड़ा मान मिलेगा संचय बारंबारता में, उस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। तो यहां पर यही कहा है कि माध्यक वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचय बारंबारता n बटे 2 से अधिक या उसके समीपतया होती है, यानी n बटे 2 के बराबर या उससे बड़ा मान ही तो हम संचय बारंबारता में देखते हैं, और जहां पर वो मान मिलता है उस पूरे लाइन पर हम बॉक्स बनाते हैं और उसको माध्यक वर्ग कहते हैं। तो माध्यक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी संचय बारंबारता n बटे 2 या सिग्मा एफ आई बटे 2 के बराबर या उसके नजदीक होती है। उसके नजदीक से मतलब है कि उससे जस्ट बड़ी वैल्यू। आगे अपने पास 1 मार्क्स क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण अंकित करने वाले चाप की लंबाई क्या है? यानी अपने पास एक वृत्त है, अपने पास एक वृत्त है और कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है उस वृत्त की, और उसके केंद्र पर 180 का कोण अंकित करने वाले चाप की लंबाई पूछी है। 180 का कोण इसके केंद्र पर कब बनेगा? जब यहां पर एक सीधी रेखा होगी, और वो सीधी रेखा कौन सी होगी? व्यास, यानी व्यास है जो इस वृत्त के 2 टुकड़े करेगा, इस वृत्त के 2 टुकड़े करेगा, तो जो एक टुकड़ा है उसके अंदर जो एंगल बचेगा केंद्र पर वो आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये अपने पास एक टुकड़ा बचा। यहां पर कहा इसके चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये जो चाप है वो कौन सा है? यहां से लेकर यहां तक,
ये इसके चाप की लंबाई है। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। चाप की लंबाई के लिए लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की जगह है अपने पास 180 डिग्री बटे में आ जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 180 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया पाई आर। आर की वैल्यू है अपने पास 7 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7। 7 से 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी उस चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो चाप है वो इस पूरी परिधि का आधा भाग है। यानी ये वृत्त की अर्ध परिधि है या फिर अर्धवृत्त की परिधि है। या तो इसको हम अर्धवृत्त की परिधि कहें या फिर वृत्त की आधी परिधि कहें। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, उसका आधा करते हैं तो पाई आर। तो अपने पास भी जो मान आया है वो पाई आर के बराबर ही आया है। अगर यहाँ पर बाय चांस परिमाप पूछा जाए तब यहाँ पर इस व्यास को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पर केवल चाप की लंबाई कही है तो चाप की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक यही है। अगर परिमाप कहे तो उसके अंदर ये 2r भी जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो परिमाप कहे तो ये 2r भी ऐड करना है, और परिमाप न कहे केवल चाप की लंबाई कहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधी परिधि, यही उसका चाप की लंबाई के रूप में मान होगा। तो मान आ गया अपने पास 22 सेंटीमीटर। अगला सवाल, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:64 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो गोले हैं, उनके आयतनों का अनुपात है, एक है 125, एक है 64, यानी एक का आयतन ज्यादा है, एक का आयतन कम है। तो यहाँ पर जिसका आयतन ज्यादा है उसको हम V1 लिख रहे हैं और जिसका आयतन कम है उसे हम V2 लिख रहे हैं। अनुपात कितना है? 125/64। गोलों के आयतन है, यानी आयतन की जगह हम गोले के आयतन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो गोले का आयतन होता है अपने पास 4/3 पाई। अब देखना, आर की वैल्यू इधर भी होगी, आर की वैल्यू इधर भी होगी। अब बड़ा गोला है तो त्रिज्या भी बड़ी होगी, छोटा गोला है तो त्रिज्या भी छोटी होगी। तो यहाँ पर आर हो जाएगा कैपिटल 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर। यानी छोटा आर है मतलब त्रिज्या छोटी है तो गोला छोटा, और अगर कैपिटल आर है तो बड़ी त्रिज्या तो गोला भी कैसा होगा? बड़ा। बराबर में आ जाएगा 125/64। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, यानी ये आ गया अपने पास r³ (r का क्यूब) बराबर 125/64। हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। अब देखें तो यहाँ पर दोनों जगह जो घात है वो घन के रूप में है, तो दोनों को साथ में लिखे और दोनों की पावर है वो 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा r/r, पावर हो जाएगी 3, ये आ गया 125/64। अब ये क्यूब है, इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, या फिर पावर लिख सकते हैं 1/3। तो ये आएगा अपने पास r/r, ये हो जाएगा 125/64, पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 r/r, यानी 125 का घनमूल और 64 का घनमूल वो हमें यहाँ पर लिखना है। 1/3 घात का मतलब ही क्या है कि ये लिखा हुआ है 125/64 और ऊपर क्या है? क्यूब रूट है। तो ये अपने पास 125 का घनमूल होता है 5, यानी 5 × 5 × 5 होता है 125। तो उसका घनमूल है तो 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो 5 है वो बाहर आ जाएगा। 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो वहां से बाहर क्या आएगा? 4। तो ये अपने पास r/r कितना आ गया? 5/4, यानी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो अपने पास आ जाएगा 5:4, और शायद त्रिज्याओं का अनुपात ही सवाल के अंदर पूछा गया है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:4। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक है। आगे, एक ठोस बड़े गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, जबकि बड़े गोले का आयतन 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यानी गोलियां कितनी बनाई जाएगी, यानी गोलियों की संख्या पूछी है। यानी जब भी अपने पास कोई बड़ा शेप होता है
और उसके अंदर से उसी शेप के अगर हम छोटी चीजें बना रहे हैं और वहां पर पूछा जाए कि जो छोटी चीजें हमने बनाई है उनकी संख्या कितनी है, तो जो बड़ी वस्तु है उसमें उस छोटी वस्तु का भाग देना है। और अगर उनके आयतन की बात करें तो बड़े वस्तु का जो आयतन है उसमें उस छोटी वस्तु के आयतन का भाग देंगे, अपने पास जो संख्या आएगी वो उस छोटी वस्तुओं की संख्या के रूप में गिनी जाएगी। यानी यहां पर अपने पास कहा गया है कि एक ठोस है जो गोले के आकार का है, तो उस गोले का कुछ ना कुछ आयतन होगा और वो आयतन हमें दिया हुआ है कि जो बड़ा गोला है उसका आयतन है। गोला है, इसके अंदर से हम छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, तो उन गोलियों की संख्या पूछी है। तो एक गोली कितनी जगह घेरती है यानी उसका आयतन है वो ज्ञात कर दें और उसका इसके अंदर भाग दे दे। टोटल के अंदर जो बड़ा आयतन है उसके अंदर उस छोटे आयतन का क्या दे, भाग। तो जो मान आएगा वो अपने पास संख्या के रूप में गिना जाएगा। आज समझ सकते हैं जैसे हमने कोई दीवार बनाई है जिसके अंदर ईंटों का इस्तेमाल किया है, तो जैसे वो दीवार बनेगी तो उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग होगी, तो वहां पर अपने पास जो दीवार है वो घनाभ के आकार में बनेगी। तो उसके अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया है, ईंटों का इस्तेमाल किया है। तो जो ईंट देखते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, यानी वो भी अपने पास घनाभ के आकार की है। ईंट भी घनाभ के आकार की है और दीवार भी घनाभ के आकार की है। पूछा जाए कि कितनी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, तो पूरी दीवार का आयतन ज्ञात कर देना है और उसके अंदर एक ईंट के आयतन का भाग देना है। जो मान आएगा वो ईंटों की संख्या के रूप में गिना जाएगा। तो सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट कि एक बड़ा गोला है उसका आयतन दे रखा है, उसी के अंदर से हम छोटे गोले बना रहे हैं, तो जो एक छोटा गोला है उसके आयतन का उसके अंदर भाग दे दिया जाए तो अपने पास छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कैपिटल वी वो अपने पास है 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम स्मॉल वी की बात करें यानी जो छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं उनके आयतन की बात करें तो वो भी गोले के आकार की हैं, तो उनका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। शायद मान दे रखे हैं, इधर भी पाई है तो इधर भी पाई रखना, वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब बड़े गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी जो छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं उनकी जो त्रिज्या है वो 1 है। तो स्मॉल वी बराबर आ जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें संख्या पूछी है यानी नंबर यानी एन की वैल्यू। तो जो बड़ा आयतन है 324 पाई, उसके अंदर एक के आयतन का भाग देना है। तो एक का आयतन मतलब 4/3 पाई, इसका भाग देना है। पाई से पाई कट गया तो एन बराबर आ जाएगा 324 गुणा में 3 और बटे में 4। 4 से काटें, 4 × 32, 4 एकम 4, यानी 81 इंटू 3 गुणा करें 8 × 24, 1 1 1 243। यानी गोलियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 243। कैसे ज्ञात किया कि जो बड़ी वस्तु है वो जिस आकार की है उसी आकार की हम छोटी वस्तु भी बना रहे हैं, तो उसका आयतन और उसके अंदर जो छोटी वस्तु उससे बन रही है उसके आयतन का भाग दे देना है। तो अपने पास जो मान आएगा वो उसकी संख्या के रूप में होगा। तो अपने पास जो बड़ा गोला है उसका आयतन ये है, वहां से जो छोटे गोले बन रहे हैं उनका आयतन है 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। गोलियों की संख्या चाहिए तो क्या करना है, बड़े गोले के आयतन में उस छोटे गोले का भाग दे देना है। तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का आयतन का भाग दिया तो अपने पास एन का मान आ गया 243 और यही है उन छोटी गोलियों की संख्या। अगला सवाल, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब बेलन का जो आयतन है वो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को ही हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 गुणा 7/2 और h की जगह लिखना है 12। 7 से 7 कट गया, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी ये अपने पास आया 22 × 7 × 3, यानी 22 गुणा 7 × 3 21 आ जाएगा। 22 और 21 का गुणा करें तो ये अपने पास आएगा 220, 440 और 22 462
सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आ गया बेलन का आयतन। अगला है घनाकार डिब्बे की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने पास कहा है घनाकार डिब्बे हैं, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा दे रखी है। जो डिब्बा है वो घन के आकार का है और उसकी लंबाई है। अब घन की लंबाई कहें, चौड़ाई कहें, ऊंचाई कहें, वो उसकी भुजाई होती है। तो घन की भुजा जिसे हम ए से लिख रहे हैं उसका मान है 6 सेंटीमीटर। उसका पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों ओर का, उसके अंदर ऊपर और नीचे वाला भाग है वो काउंट नहीं किया जाएगा। जब भी पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ऊपर फलक है वो और जो नीचे फलक है वो, उन दोनों को काउंट नहीं किया जाता है। उसके पार्श्व यानी आसपास, यानी जो चारों ओर का भाग है उसी को शामिल करेंगे, ऊपर और नीचे वाला भाग शामिल नहीं करना है। तो जब चारों ओर के भाग की बात करें तो साइड में इधर फलक 2 और इधर फलक 2, कितने फलक हैं 4, और प्रत्येक फलक है वो वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, कितने भुजा स्क्वायर हो गए 4 भुजा स्क्वायर हो गए, तो लिख देना है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ऊपर वाला भुजा स्क्वायर और नीचे वाला भुजा स्क्वायर वो भी ऐड करते हैं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर बनता है। लेकिन जब पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो लिखना है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला वर्गाकार फलक और नीचे वाला वर्गाकार फलक ये दोनों हम काम में नहीं ले रहे हैं। तो इसका पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हम लिखते हैं 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो 36 गुणा 4 36 72 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो घन है उसका पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उस पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक पासे को 2 बार फेंकते तो अपने पास कुल 36 परिणाम आते हैं। वो 36 परिणाम अगर हम लिखने जाएं तो वो किस प्रकार से होंगे एक बार समझ लेना है। जैसे पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो भी 1, पहली बार फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 2, पहली बार फेंका तो 1, दूसरी बार फेंका तो 3, ये क्रम चलता जाएगा और आएगा 1,6। वैसे ही 2,1 यानी पहले पासे पर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3, ये चलता जाएगा 2,6। फिर 3,1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 3,6 पर खत्म होगा। फिर 4,1 से स्टार्ट होगा और 4,6 पर खत्म। 5,1 से स्टार्ट होगा और 5,6 पर खत्म। 6,1 से स्टार्ट होगा और 6,6 पर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी परिणामों को हम गिने तो ये संख्या में अपने पास कितने आ जाएंगे 36। अब पूछा क्या है कि उस पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है, कि ये अपने पास जो 2-2 परिणाम आ रहे हैं इसके अंदर ये जो संख्या है इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो वो परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैं कुल परिणाम तो मिल गए 36 कि बटे में तो 36 लिखना, ये तो हो गया कंफर्म। अब घटना के परिणाम क्या होंगे कि जो अंकों का योग 10 आ रहा है ऐसे कितने परिणाम हैं। एक के साथ में देखें तो अधिकतम एक 6 आ सकता है, यानी योग है वो 7 आ सकता है, तो एक वाली एक भी लाइन नहीं आएगी। 2 के अंदर देखें तो 2,6 यानी अधिकतम जो योग आएगा वो 8 आएगा, यानी इसको भी काउंट नहीं करना है। फिर यहां पर 3,6 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, हमें योग 10 चाहिए मतलब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगला है 4,6 यानी ये पहला परिणाम मिला जहां पर योग 10 आ रहा है, तो पहला परिणाम हमने क्या लिखा 4,6। अब 5 वाली लाइन में देखिए 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5, जैसे ही 5,5 आता है तो उसका योग 10 होता है, यानी 5 वाली लाइन में परिणाम मिलेगा 5,5। फिर 5,6 11 हो जाएगा। फिर 6 वाली लाइन स्टार्ट होती है 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6 और 4 को ऐड करते तो 10 आता है।
6 5 को ऐड करेंगे तो 11, 6 6 को ऐड करेंगे तो 12, यानी 10 योग वाले अपने पास ये 3 ही परिणाम आए हैं, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आएगा। यानी घटना के परिणाम आ गए 3 और कुल परिणाम कितने हैं 36। तो जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 3/36, काटेंगे तो हो जाएगा 1/12। ये आएगी अपने पास दोनों संख्याओं का योग है वो 10 होने की प्रायिकता 1/12। अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको योग कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे योग 7 आने की प्रायिकता, 11 आने की प्रायिकता, 12 आने की प्रायिकता। अब अगर पूछा जाए कि 12 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है, तो इसके अंदर जो अंकों का सबसे अधिक योग है वो 6,6 यानी 12 ही हो सकता है, 12 से अधिक योग नहीं आ सकता। तो 12 से अधिक योग आने की जो प्रायिकता है वो 0 होगी, क्योंकि वो घटना असंभव है। और ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 है वो असंभव है, जिसकी प्रायिकता 1 है वो निश्चित घटना है, और 0 और 1 के बीच में अगर कोई मान है तो वो अपने पास संभव घटना होती है। अगला सवाल, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि यादृच्छा निकाला जाए, यानी पत्ता है वो इन गड्डी में से निकाल रहे हैं, यानी जो कुल परिणाम है वो फिक्स हो गए कि कितने आ जाएंगे 52। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52। तो क्या है, उस पत्ते के लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है? वो जो पत्ता है उसके लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम ताश की गड्डी के पत्तों की बात करें तो कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर 4 सेट होते हैं, हुकुम, चिड़ी, ईट और पान। ईट और पान है वो लाल रंग के, हुकुम और चिड़ी काले रंग के। अब जो 4 ग्रुप हैं उसके अंदर 13-13 पत्ते हैं। जो पत्तों के संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 ये 10 तक जाती है। 11वें नंबर जो पत्ता होता है उसको हम गुलाम कहते हैं। 12वें नंबर का जो पत्ता होता है उसे हम क्वीन यानी बेगम कहते हैं या फिर रानी कहते हैं। और 13वें नंबर पर जो पत्ता होता है उसे हम राजा कहते हैं। पहले नंबर पर जो पत्ता था उसे हम इक्का कहते हैं। इसके अंदर गुलाम, बेगम और बादशाह, जिसको जोकर, क्वीन और किंग कहते हैं, उनके चेहरे होते हैं। यानी हुकुम के अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह, चिड़ी के अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह, पान के अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह, और ईट के अंदर भी गुलाम, बेगम और बादशाह। अब ये जो पत्ते हैं उसमें हुकुम और चिड़ी काले रंग के थे, पान और ईट लाल रंग के थे। यानी हुकुम और चिड़ी के अंदर जो गुलाम, बेगम, बादशाह होंगे उनके जो रंग हैं वो भी काले होंगे, और जो पान और ईट के अंदर पत्ते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह के, उनके जो चेहरे होंगे वो लाल रंग के होंगे। तो यहां पर पूछा है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग के पत्ते कौन से होते हैं? पान और ईट। एक तो पान होता है और एक क्या होता है? ईट होता है। अब पान के अंदर अगर तस्वीर वाले पत्ते की बात करें तो वो अपने पास कौन से होंगे? गुलाम, बेगम और बादशाह। अब ईट के अंदर भी तस्वीर वाले पत्ते गुलाम, बेगम और बादशाह। यानी तस्वीर वाले यहां पर कुल पत्ते कितने आ गए अपने पास? 6। यानी पान और ईट के अंदर, पान के अंदर भी 3 तस्वीर वाले पत्ते, ईट के अंदर भी 3 तस्वीर वाले पत्ते, यानी कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 6। और कुल परिणाम कितने हैं? 52। प्रायिकता ज्ञात कर देनी है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 बटे में कुल परिणाम 52, 2 से काटें तो आ जाएगा 3/26। यानी तस्वीर वाला पत्ता और वो भी लाल रंग का, उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 3/26। तो आपको समझ लेना है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, जिसके अंदर 13-13 के 4 सेट, हुकुम, चिड़ी, पान और ईट। पान और ईट लाल रंग की, याद करने का तरीका बताया था। ईट है वो लाल रंग की, पान खाने पर मुंह भी कैसा होता है? लाल होता है। शेष जो पत्ते बचे उसके अंदर हुकुम और चिड़ी हैं, वो काले रंग के लिखने हैं। अब जो भी पत्ते हैं 13, वो 1 से 13 तक होंगे, जिसमें 11, 12, 13 ये जो 3 पत्ते हैं वो तस्वीर वाले हैं। 11 को जोकर यानी जे, 12 को क्वीन यानी क्यू, और 13 को किंग यानी के कहते हैं, जिसके अंदर इन तीनों के चेहरे होते हैं। अब लाल रंग के पत्ते हैं तो ये जो तस्वीर वाले पत्ते हैं ये भी लाल रंग के होंगे, और काले वाले पत्ते हैं तो तस्वीर वाले ये पत्ते हैं उनका भी रंग कैसा होगा?
काला। यानी कुल मिलाकर अगर हम तस्वीर वाले पत्ते देखें तो एक सेट में 3 है, 4 सेट टोटल बने हैं, यानी 12 तस्वीर वाले पत्ते हो गए। उसके अंदर से 6 लाल हैं और 6 काले हैं, यानी 2 गुलाम काले, 2 गुलाम लाल, 2 गुलाम लाल रहेंगे और 2 काले रहेंगे। 2 बेगम है वो लाल रहेगी, 2 बेगम है वो काली रहेगी। 2 बादशाह है वो लाल रहेंगे, 2 बादशाह है वो काले रहेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं, जिसके अंदर से 6 लाल है और 6 काले हैं। हमें लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते चाहिए थे, वो कितने हो गए? 6। तो घटना के अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम कितने लिख देंगे? 52। तो प्रायिकता आ जाएगी 6/52, काटा तो आ गया 3/26। अब अगर यहां पर पूछा जाए कि उत्तम पत्ते, अब ध्यान रखना है कि जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो तो उत्तम पत्ते होते ही हैं, लेकिन साथ में जो इक्का है वो भी उत्तम पत्ता कहलाता है। उत्तम यानी श्रेष्ठतम। तो जो किंग है यानी जो बादशाह है, उससे भी अगर उच्चतम पत्ता देखें तो वो अपने पास इक्का होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इक्के के चेहरा नहीं होता है, चेहरा केवल गुलाम बेगम और बादशाह के होते हैं। यानी तस्वीर वाले पत्ते तो 12 हैं, और अगर कहा जाए श्रेष्ठतम पत्ते कितने हैं, तो श्रेष्ठतम पत्ते हैं वो 16 है, क्योंकि उसके अंदर इक्के को भी शामिल किया जाएगा। अगला सवाल, 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जो परिवार है इसके अंदर 3 बच्चे हैं, तो कुल परिणाम कितने होंगे? यानी ऐसे कितने क्रम हैं जिसके अंदर 3 बच्चों को हम शामिल कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें तो जैसे हम सिक्के के लिए बात करते हैं कि सिक्के के अंदर हेड और टेल होता है, तो किसी एक बच्चे के जन्म लेने पर जो उसके लड़का या लड़की होने की प्रायिकता है वो भी इसी प्रकार की होती है कि हेड और टेल 2 ऑप्शन है, यानी वहां पर बॉय और गर्ल वो 2 ऑप्शन रहेंगे। तो जिस प्रकार हम सिक्के के परिणाम लिखते हैं उसी प्रकार से इन 3 बच्चों के परिणाम भी लिखने हैं। जैसे हो जाएगा बॉय बॉय, फिर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, फिर गर्ल गर्ल, वापस रिपीट कर देना है इनको, यानी बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। एक बार सबके पीछे बॉय लिखना है, जो 4 परिणाम है इनके पीछे बॉय, और पीछे के जो 4 परिणाम है उनके पीछे गर्ल लिख देना है। जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते तो 8 परिणाम आते हैं, तो वो के वो परिणाम है वो यहां पर भी लिखे जाएंगे। तो ये अपने पास कुल परिणाम कितने आ गए? 8 आ गए। तो यानी ये फिक्स हो गया कि बटे में 8 लिखना है। कुल परिणाम कितने आ गए? 8। अब पूछा क्या है, घटना क्या है? घटना है कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता, कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता, यानी कम से कम तो 2 लड़के होने ही चाहिए, 2 से अधिक होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी परिणाम ऐसे लिखने हैं जिसके अंदर कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, कम से कम 2 लड़के तो होने ही चाहिए। 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। यानी 2 और 3, 2 लड़के और 3 लड़के वाले परिणाम लिखने हैं। तो यहां पर परिणाम क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा बॉय बॉय बॉय, फिर बॉय गर्ल बॉय, क्योंकि इसके अंदर 2 लड़के हैं, गर्ल बॉय बॉय, फिर यहां पर देखें तो ये लिखा हुआ है गर्ल गर्ल बॉय, यानी यहां पर 2 लड़कियां हैं, हमें 2 लड़के चाहिए, यानी ये हो जाएगा बॉय बॉय गर्ल, यानी ये वाला परिणाम लिखेंगे। यहां पर 2 गर्ल हैं, यहां पर भी 2 गर्ल हैं, यहां पर तीनों गर्ल हैं, यानी अपने पास केवल यही परिणाम होंगे। यानी घटना के परिणाम 1 2 3 4, प्रायिकता लिखते हैं घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम कितने हैं? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। कम से कम 2 लड़के कहे हैं, यानी 2 तो चाहिए ही, 3 होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 लड़कों वाले और 3 लड़कों वाले परिणाम लिखने हैं घटना के रूप में। तो 1 2 3 और 4, ये अपने पास 4 परिणाम होंगे। बाकी के जो 4 परिणाम हैं
उसके अंदर आप देख सकते हैं गर्ल गर्ल बॉय, यानी 2 गर्ल हैं, बॉय गर्ल गर्ल 2 गर्ल हैं, गर्ल बॉय गर्ल 2 गर्ल हैं, गर्ल 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 यानी 3 गर्ल है। यानी यहाँ पर ये जो 4 परिणाम है इसके अंदर 2 या 2 से अधिक लड़के शामिल हैं, और 4 परिणाम है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक गर्ल शामिल हैं। तो यहाँ पर हमें वो परिणाम लिखने हैं जिसके अंदर कम से कम 2 लड़के हों। तो वो अपने पास 4 परिणाम है और कुल परिणाम कितने आएंगे 8। तो प्रायिकता आ गई 4/8, काटा तो 1/2। जब भी कम से कम वाला सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम मतलब जितना दिया हुआ है उतना तो लिखना ही है, उससे ज्यादा लिख सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, क्रिकेटर 10 मैचों में 60, 62, 56, 54, 64, 0, 57, 33, 27, 71 रन बनाता है तो उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी x बार, तो प्रेक्षणों का योग करना है और बटे में उनकी संख्या लिखनी है। प्रेक्षण 10 हैं तो उन सभी का योग कर देना है और बटे में उनकी संख्या का भाग देना है, यानी प्रेक्षणों की संख्या आ जाएगी बटे में। अगर योग करें तो योग करने पर जो मान आएगा वो 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 64 प्लस 0। अब ध्यान रखना जब योग करें तो यहाँ पर प्लस में 0 भी लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर ऐड करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे योग करके लिख रहे हैं तो यहाँ 0 लिखना जरूरी है। अगर आपने 0 नहीं लिखा इसका मतलब जो प्रेक्षण है वो 9 है, तो बटे में 9 ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 भी प्लस के अंदर लिख रहे हैं यानी प्रेक्षण है वो शामिल किया है, तो प्रेक्षणों की संख्या है वो 10 गिनी जाएगी। 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 71। तो ऐसा नहीं कि 0 का जैसे कोई मतलब नहीं है तो उसको लिखना ही नहीं है, उसको लिखना पड़ेगा ताकि इनको हम योग करें तो अपने योग के अंदर तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब प्रेक्षण गिनेंगे तो प्रेक्षण है वो 10 होंगे। अगर ये यहाँ पर होता ही नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बटे में कितना लिखते हैं 9 लिखते हैं। अगर आप 0 को बिना लिखे यहाँ पर 10 लिख रहे हैं तो एग्जामिनर वहां पर नंबर काट सकता है, उसके पास पूरी छूट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जहां पर पता चले कि प्रेक्षणों की संख्या है वो 10 है। समझ में आया? ऐड करें, सभी को जोड़ना है। 2 6 8 4 12 4 16, 16 7 23, 23 3 26, 26 7 33, 33 और 1 34, 34 का 4 पावर 3, 3 और 6 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 5 36, 36 3 39, 39 2 41, 41 7 48 और बटे में आ जाएगा 10, यानी ये आ गया अपने पास 48.4 माध्य रन है, यानी आ जाएगा 48.4 रन। एक बार आप इन सभी का योग देख लेना, हो सकता है काउंटिंग के अंदर मिस्टेक हो जाए। तो अपने पास माध्य आया 484/10 आएगा 48.4। एक बार योग कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। अगला सवाल, किसी आंकड़े का माध्य 18 और बहुलक 20 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। यानी एक अपने पास फॉर्मूला होता है माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध का, वो हम लिखते हैं 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 3 माध्यक, माध्य का मान दिया हुआ है 2 इंटू 18 प्लस बहुलक की जगह 20 आ जाएगा। 3 माध्यक बराबर 18 दूनी 36 प्लस में आ जाएगा 20। 3 माध्यक बराबर 36 और 20 ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 56। माध्यक ज्ञात करना है तो आ जाएगा 56/3। भाग का दे दें, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 2 आएगा 20 हो जाएगा, 3 6 18 चलता जाएगा, लिख सकते हैं 18.67।
अपने पास ये माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में एक संबंध होता है, उसी की हम सहायता लेते हैं। जब इन तीनों में से अगर कोई दो वैल्यू दे रखी है तो तीसरी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये संबंध आपको पता होना चाहिए, इसकी सहायता से आप अगर दो का मान दे रखे हैं तो तीसरे का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये संबंध होता है जिसे आपको याद करना है। अगला सवाल, बंटन 18, 11, 12, 16, 16 प्लस एक्स 20, 25, 30 का माध्यक 18 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखें तो ये जो प्रेक्षण है वो लगभग आरोही क्रम में जमाए हुए हैं। यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ये इनका जो क्रम है वो आरोही है। क्रम कैसा है? आरोही क्रम है, यानी ये आरोही क्रम में पहले से ही जमाया हुआ है। और इसका माध्यक 18 हो तो x का मान ज्ञात करना है। अब प्रेक्षणों की संख्या देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी n बराबर क्या है? 8 है। n बराबर 8 है तो इसका अगर जो माध्यक होगा, इसका जो माध्यक होगा वो n/2वां पद, यानी 8/2 चौथा पद, यानी 4वां पद, और उसके अगले वाला पद यानी 5वां पद, उन दोनों को जोड़ने और 2 का भाग देने पर आएगा। इसको जोड़ दिया और भाग किसका देना है? 2 का। माध्यक दे रखा है कि माध्यक 18 है तो चौथा पद क्या है? चौथा पद है 16। पांचवा पद है अपने पास 16 प्लस एक्स, और बटे में क्या जाएगा? 2। ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 18 दूनी 36, 16 प्लस 16 32 प्लस एक्स प्लस का 32 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 36 माइनस 32 बराबर क्या जाएगा? एक्स। घटाया तो अपने पास आ गया 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू पूछी है, ये लिखेंगे 4। तो माध्यक के लिए हम क्या लिखते हैं? n/2वां पद, तो 8/2वां पद यानी चौथा पद, और उसके आगे वाला पद यानी 5वां पद, दोनों को ऐड करना है और 2 का भाग देना है। आरोही क्रम में जमाए हुए हैं तो चौथा और 5वां पद यहां से लिखें, दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, x का मान आ गया 4। लास्ट सवाल, प्रेक्षण 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता है वो सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो बहुलक कहलाएगा। देख सकते हैं जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है? 3 है वो आ रहा है 2 बार। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 आ रहा है 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 7 आ रहा है अपने पास 1 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 1 बार आ रहा है। 5 भी 1 बार। और 4 कितनी बार आ रहा है? 4 आ रहा है 3 बार। यानी ये जो 4 है वो अपने पास क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है, यानी वो प्रेक्षण बहुलक कहलाएगा। गलती से भी आप ये ना लिखे कि वो प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है वो लिख जाए। हमें उस प्रेक्षण को लिखना है कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है वो अपने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सबसे अधिक बार आएगा वो प्रेक्षण है, वो प्रेक्षण बहुलक कहलाएगा, न कि उसकी फ्रीक्वेंसी। वो कितनी बार आ रहा है वो नहीं लिखना है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आ रहा है उस प्रेक्षण को लिखना है। यानी ये 4 है वो 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमें वो प्रेक्षण लिखना है बहुलक के रूप में, यानी 4 लिखेंगे। ये नहीं कि 4 3 बार आ रहा है सबसे अधिक बार तो 3 को लिख दें, वो नहीं होगा बहुलक। बहुलक क्या होगा कि जो प्रेक्षण है जो सबसे अधिक बार आ रहा है उस प्रेक्षण को बहुलक के रूप में लिखना है। तो इसका जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा? 4। तो इसके साथ ही अपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसकी आज की जो क्लास होती है वो समाप्त होती है। अपने जितने क्वेश्चन थे वो सारे हल कर चुके हैं। सारे जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, सिलेक्टेड थे, बोर्ड एग्जाम में आने लायक थे। यहाँ से कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो आपको क्लास के साथ में रेगुलर जुड़े रहना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि ये जो क्लास रहेगी अपने 49 दिन, इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम के अंदर नहीं बचेगा। सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इस 49 दिनों की सीरीज के अंदर से ही होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको वहां पर सेम एज टू एज देखने को मिलेंगे। तो फिर आपको क्लास के साथ में बिल्कुल इस प्रकार से जुड़े रहना है कि इसका कोई भी पार्ट है वो मिस ना हो। रेगुलर क्लास को देखिए, वहां पर आपको कुछ डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख भी सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है आपको? क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि ये क्लास आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और वो भी इस क्लास से जुड़े रहें और उनके भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और एक और खास बात, आज अपने 13वां दिन था इस चैलेंज का। अपने ये जो सेकंड टेस्ट सीरीज है वो सेकंड टेस्ट सीरीज कल खत्म होगी। तो आज क्या करना है आपको कि जो भी आपने इतने दिन तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना है। सुबह आपको हमारे ऐप अरावली एकेडमी पर इसी टेस्ट सीरीज के रूप में एक पेपर मिलेगा जहां पर वही 6 फिल इन द ब्लैंक्स और 12 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो आपको उन्हें अटेंड करना है। शाम को हम वापस आपके लिए क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर उस पेपर को वापस सॉल्व कराएंगे। तो वहां से आपको अच्छे से उसका एनालाइज भी हो जाएगा। तो आपको अरावली एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर उस पेपर को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।